लेकिन कोई शक्ति थी जिसने उसे जकड़ रखा था। अचानक मीनाक्षी को बाथरूम में कांच के टूटने की जोरदार आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ वो बिखरे बाल और भयानक चेहरे वाली औरत बिजली की तेजी के साथ उसके नजदीक आ जाती है। उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा था जो पहले से खून से लथपथ नजर आ रहा था। वो औरत कांच के उस टुकड़े से मीनाक्षी के चेहरे और गर्दन पर एक के बाद एक कई सारे वार करती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। मीनाक्षी जमीन में खून से लथपथ होकर गिर चुकी थी और तभी डेजी और बेबी ब्लू वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ देर के बाद दिव्या डिनर करने के बाद अपने रूम में आती है। जैसे ही वो कमरे में आकर देखती है, कमरे का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर उसकी सहेली नीलाक्षी खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ी हुई थी और हर तरफ उसे बस खून ही खून नजर आ रहा था। एक पल को तो दिव्या का सर चकरा जाता है और वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। कुछ पलों के बाद दिव्या खुद को संभाल कर दौड़ते हुए नीचे जाती है और बाकी लड़कियों को नीलाक्षी के बारे में बताती है। कुछ ही देर में पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच चुकी थी। पुलिस को भी फोन किया जाता है। पुलिस के लिए भी ये केस कम पेचीदा नहीं था। हॉस्टल में एंट्री गेट का कैमरा चेक करने पर पता चला कि कोई भी बाहरी आदमी अंदर नहीं आया है। जिस समय नीलाक्षी की मौत हुई थी, आप कहाँ थी? आप दोनों तो रूममेट के साथ साथ अच्छी दोस्त भी थी ना? सर, वो नीलाक्षी डिनर के लिए नहीं जाना चाहती थी और चूंकि वो काफी परेशान थी, इसीलिए मैं भी उसे अकेला छोड़कर आज डिनर के लिए मेस नहीं गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे तेज भूख लगने लगी। नीलाक्षी सोई हुई थी तो मैंने सोचा जल्दी से नीचे जाकर कुछ खाकर आती हूँ। बस इसलिए मैं उसे कमरे में छोड़कर मैगी खाने गई थी। जब मैं लौट कर आई तो मैंने उसे फर्श पर पड़े देखा। इतना कहकर दिव्या फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत गहरी दोस्ती थी सर दोनों में, सहेली नहीं बहनों जैसी थी दोनों। बेचारी को बहुत गहरा सदमा लगा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नीलाक्षी को कोई क्यों मारेगा। बहुत प्यारी बच्ची थी, जहाँ तक मैं जानती हूँ उसे उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है? क्योंकि मुझे ये केस मर्डर कम सुसाइड ज्यादा लग रहा है। कमरे का दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद था। कमरे की चाबी सिर्फ और सिर्फ दिव्या के पास थी और दिव्या उस समय नीचे डिनर कर रही थी। या फिर कहीं ये सब दिव्या का ही तो काम नहीं? नहीं सर, आपके आने से पहले मैंने लड़कियों से पूछताछ की थी। कोई लड़के का चक्कर नहीं था। दिव्या की हालत देखकर समझ में आ रहा है कि वो खुद ये सब देखकर सदमे में है। पुलिस हर एंगल से पूछताछ करती है, लेकिन दिव्या के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर इसे आत्महत्या का मामला समझकर बंद कर देती है। नीलाक्षी और दिव्या का कमरा सील कर दिया गया था। दिव्या भी इस घटना से काफी डर गई थी, इसलिए वापस अपने घर लौट गई थी। माँ, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। पुलिस को नहीं बताया क्योंकि पुलिस इस पर भरोसा नहीं करती। बेटा, मैं तेरी बात पर भरोसा करूंगी। तू मुझे बता क्या हुआ था उस रात। माँ, ना मैं वो किताब पढ़ती ना ये सब होता। दिव्या बेबी ब्लू कहानी से शुरू करके नीलाक्षी और उसके आधी रात को अनुष्ठान करने तक की सारी कहानी सुना देती है। तेरे कहने का मतलब है नीलाक्षी को उस डेजी ब्लू ने मारा है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बेटा, सच और झूठ का फैसला तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि भगवान पर भरोसा रख। अगर शैतान है तो भगवान भी है, और भगवान की ताकत शैतान से कई गुना ज्यादा है। समझ गई ना? हाँ माँ, समझ गई। बस इसलिए उस मनहूस कमरे को छोड़कर यहाँ आई हूँ। अब मैं कभी लौटकर नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। दिव्या माँ के सीने से लगकर लगातार रोती जा रही थी। माँ के साथ रहकर दिव्या थोड़ी संभलने लगी थी। उसे अपने घर लौटे हुए भी 3 दिन हो चुके थे। बेटा, 10 दिन में तेरे फाइनल ईयर के एग्जाम है। थोड़ा पढ़ाई करने की कोशिश कर, उससे तेरा ध्यान अपने आप उन चीजों से हट जाएगा। ठीक है माँ, मैं आज अपने कमरे में सोऊंगी। रात को पढ़ाई करने की आदत है मेरी। दिव्या किताबें खोलकर पढ़ने बैठ गई थी।
धीरे धीरे घड़ी के कांटों ने रात के 12 बजाए और उसी के साथ दिव्या की आंखें नींद से भारी होने लगी। किताबों को एक तरफ रखकर दिव्या बिस्तर पर लेट जाती है। अभी दिव्या को लेटे हुए कुछ ही पल बीते होंगे कि उसे अपने पैरों में तेज दर्द महसूस होने लगता है। दर्द से चीखते हुए दिव्या कंबल उठाकर दूर फेंकती है तो देखती है कि एक बच्चा उसके पैरों को अपने बड़े बड़े खतरनाक नाखूनों से खुरच रहा है। बच्चे को देखकर दिव्या के मुंह से चीख निकल जाती है। कंबल फेंककर दिव्या बेड से नीचे उतरती है तो उसे किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगती है। बेबी ब्लू, I did nothing. I'm saying this to you. Baby blue, I did nothing. I am saying this to you. गुनगुनाहट की आवाज लगातार दिव्या के नजदीक आती जा रही थी। अचानक से दिव्या को अपनी आंखों के सामने एक भयानक औरत नजर आने लगती है जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो पूरी तरह से खून से लथपथ दिखाई दे रही थी। देखो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। वो तो नीलाक्षी ने, और नीलाक्षी को तो तुम पहले ही मार चुकी हो। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी जी ने कहा था कि तुम्हारी दुनिया हमसे अलग होती है। तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ। मैं मानती हूँ हमसे गलती हुई जो हमने तुम्हें इस दुनिया में बुलाया। बेबी ब्लू, I know the things she did to you. यही कहा था ना तुमने? औरत के इतना कहते बाथरूम में लगा शीशा टूटकर जमीन में बिखर जाता है और उसके टुकड़े उड़ते हुए डेजी की ओर आने लगते हैं। डेजी एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़कर बाकी के टुकड़े दिव्या की ओर कर देती है। कांच के टुकड़े आकर दिव्या से टकराते हैं जिनसे बचने की वो काफी कोशिश करती है। फिर भी कुछ टुकड़े उसके शरीर में धंस जाते हैं और उसके शरीर से खून बहने लगता है। डेजी कांच का टुकड़ा हाथों में पकड़े उसकी ओर बढ़ने लगती है। मैं जानती हूँ तुमने अपने बच्चे को कुछ भी नहीं किया था। तुम तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। तुम्हें शायद किसी नेगेटिव एनर्जी ने पोजेस कर लिया था। तुमने तो खुद अपने बच्चे के गम में खुद की जान ले ली थी। I know you did nothing to him. I know you did nothing. दिव्या के इतना कहते ही कांच लेकर उसकी ओर बढ़ रही डेजी ब्लो अचानक से ठहर जाती है और दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है। अचानक दिव्या को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। दिव्या देखती है कि एक नन्हा सा बच्चा डेजी के पास ही जमीन पर लेटा हुआ रो रहा है। डेजी अपने बच्चे को गोद में उठाती है और सीने से लगाकर प्यार करने लगती है। कुछ ही देर में बच्चा और डेजी दोनों शांत हो चुके थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। डेजी ब्लू अपने बच्चे को लेकर कमरे में लगे बड़े से आईने की ओर जाती है और अगले ही पल एक धुआं बनकर उनमें समा जाती है। दिव्या को अभी भी अपनी किस्मत और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डेजी और बेबी ब्लू दोनों वहां से जा चुके थे। शायद दिव्या की खुशनसीबी थी या उसका भगवान के ऊपर अटूट विश्वास कि मौत को सामने देखकर भी दिव्या जीवित बच